सो इस वाले पार्ट में हमको पढ़ना है कि थोड़ी परिभाषाएं इसमें आएंगी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इसे एंड तक तो देखना ही देखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा एक एक लाइन वन लाइनर जो परिभाषाएं आती हैं। अणु क्या है, अणु की परिभाषा क्या होती है, आयन की परिभाषा क्या होती है, एक परमाणु अणु क्या होते हैं, द्विपरमाणु अणु क्या होते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं, कौन सी चीज़ें स्वतंत्र रूप से रहती हैं, कौन सी चीज़ें स्वतंत्र रूप से नहीं रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि परमाणु क्या है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि परमाणु सबसे सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की। फिर हमने मोल संकल्पना पढ़ा, फिर परमाणु द्रव्यमान के बारे में अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, फिर तत्वों को प्रतीकों के रूप में जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया। अब पढ़ते हैं कि जो थोड़ा अब और इसके बारे में जो थोड़ा डिटेल में बताया गया कि परमाणु जो हैं किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। मतलब क्या है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी तत्व है, ठीक है। 118 तत्व अभी हैं, उसमें से कोई भी तत्व आप ले लीजिए। तो तत्व क्या होते हैं, तो अणु से मिलकर बनते हैं, और अणु क्या होते हैं, तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से, यानी एक ही परमाणु कहीं भी पड़ा हुआ है अलग से, मतलब उसको और किसी परमाणु की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम देखा गया है कि लगभग अधिकतर संख्या में कि एक अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। ज़्यादातर जो परमाणु होते हैं वो अपने ही जैसे या तो अपने ही जैसे परमाणु के साथ मिलकर रहते हैं, या तो अलग अलग परमाणु के साथ मिलकर रहते हैं। एक अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है अधिकतर संख्या में, ठीक है। पूरा नहीं बताया, इसलिए इसमें बोला है ना कि अधिकतम जो तत्व होते हैं उसमें क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। अब आया सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो आपका रखना है वन लाइनर क्वेश्चन। परमाणु क्या होता है, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु क्या बनाते हैं, तो अणु एवं आयन बनाते हैं ये, ठीक है। परमाणु क्या बनाते हैं, अणु एवं आयन बनाते हैं। उसके बाद ये अणु अथवा जो आयन जो परमाणु ने बनाए हैं, जब यही अणु और आयन अत्यधिक संख्या में क्या होंगे, पुंजित हो गए, यानी यही अणु और आयन जब बहुत सारी संख्या में आपस में मिल जाते हैं। पुंजित होना मतलब होता है, पुंजित का मतलब होता है कि आपस में मिल जाना। तो अणु एवं आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर क्या बनाएंगे, वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं, ठीक है। ये, ठीक है, मतलब क्या हुआ, परमाणु ने बनाया अणु, एक से दो या दो से अधिक परमाणु के मिलकर क्या बनाएंगे, अणु या फिर आयन बनाएंगे। दूसरी चीज़, जब यही बहुत सारे एक से अधिक अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वह द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य का मतलब है यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर द्रव्य का मतलब है कि पदार्थ, यानी पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव्य गैस। यानी ठोस द्रव्य गैस में से कोई भी हो सकता है वो अवस्था। तो जब अणु और आयन आपस में मिल जाएंगे, अणु और आयन क्या होंगे, पुंजित हो जाएंगे, तो क्या हो, जब आपस में मिलेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, तो हमें वह द्रव्य मिलेगा, यानी वह पदार्थ मिलता है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है कि अगर ये परमाणु है, ठीक है, अगर परमाणु अणु और आयन बना रहे हैं, ठीक है, परमाणु अगर अणु और आयन बनाते हैं, तो जरा देखते हैं कि अणु की परिभाषा क्या होगी। तो साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अणु क्या होता है, तो अणु जो होता है यह दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में क्या होता है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अणु क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह होता है जो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वे जो होते हैं, यानी जो अणु क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है, और उन परमाणु के बीच में क्या होता है कि परस्पर आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, कसकर जुड़े होते हैं। यानी जो अणु जिन परमाणु से मिलकर बना होता है, तो वो परमाणु क्या होता है, उन परमाणु के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अणु को किसी भी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब क्या, देखो हमने पढ़ा कि अधिकतम जो तत्व होते हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। लेकिन जब बात आती है अणुओं की, तो अणु के बारे में बोला कि अणु क्या होता है, किसी भी तत्व अथवा यौगिक, ठीक है। मान लो मैं ले रहा हूँ आयरन एक तत्व है, आयरन एक धातु तत्व है, ठीक है। कई लोग अब आप ये मत समझिएगा कि धातु तत्व बोला तो कुछ अलग हो रहा, नहीं। अगर कोई चीज़ धातु है और अगर वो धातु उसी प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि धातु तत्व है। अगर कोई चीज़ अधातु है तो मैं बोलूँगा अधातु तत्व। अगर कोई चीज़ अर्ध धातु है तो मैं क्या बोलूँगा, ये अर्ध धातु तत्व है, क्योंकि वो उसी प्रकार के तत्व शब्द जहाँ पर आ गया, मतलब क्या है कि वो उस पदार्थ का शुद्ध स्वरूप है। क्योंकि जब मैं तत्व बोलता हूँ तो मतलब है कि वो तत्व उसी के ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के
उस सूक्ष्मतम कण के रूप में अगर मैं मुझे परिभाषित करना है, यानी अणु अगर किसी तत्व को बना रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो आयरन को बनाया, या मान लो जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कैल्शियम को बनाया उसने, तो कैल्शियम सिर्फ यहाँ पे एक तत्व है। तो अगर अणु कोई मान लो कोई अणु मिलके कैल्शियम बना रहा है, या फिर वही अणु मिलके मान लो उसने CaO बना दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग चूने का पत्थर बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो क्या यहाँ पे Ca एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, लेकिन क्या होगा, Ca में भी Ca के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो यानी दो अलग अलग प्रकार के परमाणु ने मिलकर क्या बना दिया, एक अणु बना दिया, यानी एक प्रकार का यौगिक बना दिया, ठीक है। तो जो अणुओं ने मिलकर Ca के परमाणु क्या मिलकर बनाएंगे, अणु बनाएंगे, और वही अणु मिलकर Ca बनाएंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन के अणु मिलके ऑक्सीजन के अणु होंगे। तो जब दो अलग अलग तत्वों के अणु आपस में मिलके एक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, तो अणु, तो एक चीज़ रखिएगा कि अणु तत्व भी बना सकते हैं, यानी एक ही प्रकार के जब अणु मिलके क्या बनाएंगे, तत्व। और जब एक से अधिक प्रकार के अणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, यौगिक। जैसे Ca का अणु और ऑक्सीजन का मान लो मैंने बोल दिया कि एक अणु, तो दो अलग अलग प्रकार के अणु मिलके तो क्या बनाना, ये एक यौगिक बनाना, क्योंकि Ca देखिए क्या है, Ca धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो दो अलग अलग प्रकार के तत्व थे ना, ठीक है, और मिलके क्या बनाए, कोई नया तत्व बन रहा है जिसे हम लोग चूने का पत्थर कहते हैं। तो अणु क्या बोलेंगे, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, रह सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई तत्व है, यौगिक है, मैं बोलूँ कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अणु। अगर ऑप्शन में परमाणु दिया तब तो आपको परमाणु टिक लगाना है, लेकिन अगर अणु ऑप्शन में दिया तो आपको अणु पर टिक लगाना है, ठीक है। या फिर अगर बोले कि किसी भी यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण, यानी वो यौगिक अगर वो कोई अगर यौगिक है तो वो उसकी सबसे छोटे से छोटी इकाई क्या होगी, यानी ऐसा कौन सा छोटा से छोटा कण होगा जिससे जब उसी के जैसे कण मिल जाते हैं तो मेरा यौगिक बन के तैयार हो रहा है, तब आपको उत्तर लगाना है अणु। तो अणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है और यौगिक का भी सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जो उस यौगिक के क्या करेगा, गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो अणु मिलकर किसी तत्व को बनाते हैं या कोई अणु किसी यौगिक को बना रहा है, तो उस तत्व के जो भी गुणधर्म होंगे वो, या किसी यौगिक के जो भी गुणधर्म होंगे वो किसके कारण होंगे, तो उस तत्व और यौगिक जिससे वो जिन अणुओं से मिलकर वो बनाए, उन अणुओं के गुणधर्म से ही उन तत्वों के गुणधर्म जो हमें मिलते हैं, किसी भी तत्व के गुणधर्म वो उस तत्व के अणुओं के कारण ही मिलते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले ही बोला कि अणु क्या होंगे, तो एक ही प्रकार के तत्व एक ही तत्व यानी एक ही परमाणु से मिलकर बनाएंगे, या फिर अलग अलग तत्वों के क्या होंगे, परमाणु परस्पर क्या करेंगे, संयोग करके और नए अणु का निर्माण करेंगे। जैसे कि Ca, मान लो Ca का परमाणु, Ca का अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है, तो दो अलग अलग प्रकार के तत्व थे, और उन दो अलग अलग तत्वों के क्या हुआ, अणु आपस में मिलकर एक नया तत्व बना रहे हैं जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कह रहे हैं। तो वही चीज़ है कि किसी भी तत्व, एक ही तत्व के परमाणु अथवा एक ही तत्व के परमाणु या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो अणु का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट जो है कि तत्वों के अणु, अब बात करें कि किसी भी तत्व के अणु को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जब हम तत्व की बात करें, यानी तत्व क्या होगा, तत्वों के अगर अणु की बात कर रहे हैं तो या तो उसका मतलब क्या होगा कि वो तत्व उसी के ही परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो क्या है कि किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, यानी ये तो मैंने बताया कि कोई भी तत्व है तो किससे मिलकर बना होगा, उसी के अणु से मिलकर बना होगा, और वही अणु उसी के ही परमाणु से मिलकर बने होंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण में बोला कि आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन एक तत्व है, हीलियम एक अलग तत्व है। तो आर्गन और हीलियम इत्यादि जैसे अन्य तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। यानी अब देखिए अणु की परिभाषा क्या बोलती है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अगर संयोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा कि अणु क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। लेकिन कुछ तत्व हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अगर अणु बन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें दो परमाणु होंगे तो ही वो अणु कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर या अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आर्गन और हीलियम ये दोनों एकमात्र ऐसे तत्व हैं जिनके अणु बनाने के लिए दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आर्गन का अगर एक परमाणु भी है ना, तो मैं इसे आर्गन का एक अणु कह सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास हीलियम का एक परमाणु है तो मैं इसे हीलियम का एक अणु भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए जो आर्गन और हीलियम है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि उस तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, यानी आर्गन और हीलियम
जैसे तत्व क्या होते हैं, तो उस अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांशतः अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, कुछ में ऐसा हो रहा है, सभी में नहीं होगा। ठीक है, आर्गन और हीलियम के अगर एक परमाणु है तो भी वो आर्गन का अणु कहलाएगा। लेकिन कुछ अधातु ऐसे होते हैं जिनके अगर अणु बनाना है तो मुझे कम से कम उस अधातु के 2 परमाणु की जरूरत होगी। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं, O2। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का ये एक अणु बनाने के लिए मुझे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की जरूरत होगी। इसीलिए ऑक्सीजन अणु क्या होगा, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो द्विपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि आर्गन और हीलियम एक परमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु है, त्रिपरमाणु अणु है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर लगाना है कि आर्गन और हीलियम के लिए क्या होगा, ये दोनों एक परमाणु वाले अणु होते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है ये 2 परमाणु वाला अणु होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे O2 लिख रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए सामान्यतः 2 के स्थान पर अगर 3 परमाणु मिल जाए, यानी अगर O3 कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा, तो हमें O3 कर, जैसे ही मैं O3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओजोन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, O3। अगर मैं 3 ऑक्सीजन आपस में 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलके जो अणु बनाएंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, ओजोन। और अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके, देखिए याद रखिएगा, ऑक्सीजन का अगर मैं एक अणु बोल रहा हूँ ना, मतलब क्या है कि उस ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। और अगर मैं ओजोन बोल रहा हूँ कि ओजोन का एक अणु, तो इसका मतलब है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 3 परमाणु होंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जैसे कि इसके बारे में और थोड़ा और कहा गया है कि कोई भी तत्व है, ठीक है, किसी भी, जैसे यहाँ पे मेरे एक लाइन रह गई है कि किसी भी अणु, ठीक है, कोई भी अणु हो, ठीक है, किसी भी अणु की संरचना, किसी भी अणु की जो संरचना होती है, किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको रखनी है कि अगर मुझे कोई भी अणु बनाना है तो अणु किससे बनेंगे, परमाणु से मिलकर बनाते हैं। तो किसी भी अणु की संरचना में, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अणु। तो ये अभी यहाँ पे एक परिभाषा है, परमाणुकता की परिभाषा, एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए परमाणुकता अर्थात क्या। तो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी एक अणु बनाने के लिए मुझे जितने परमाणु चाहिए, तो उन परमाणु की संख्या को ही उस अणु की क्या कहते हैं, हम लोग परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, इजी है। किसी भी प्रकार के अणु की संरचना में यानी बनाने में मुझे जितने परमाणु की संख्या की जरूरत पड़ती है, उस परमाणु की संख्या को मैं उस अणु की क्या कहलाऊंगा, तो क्या कहूँगा, तो परमाणुकता कहूँगा। फिर क्या होगा, धातु के जो अणु होते हैं, कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन अणुओं की सरल संरचना नहीं होती। मतलब क्या है कि धातु जितने भी तत्व हैं उनके जो अणु होंगे, और कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन जो कि एक अधातु है। एकमात्र कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी जो संरचना होती है अणुओं की, वो क्या होती है, सरल संरचना नहीं होती, यानी जटिल संरचना होती है। जैसे कि आप हीरा ले लीजिए, कार्बन का शुद्ध स्वरूप क्या है, हीरा। लेकिन हीरे की जो संरचना में जो कार्बन की जो रचना होती है ना, वो षष्टकोण, यानी 6 कार्बन के अणु जब मिल जाते हैं तब बनते हैं, यानी बहुत ही जटिल रचना होती है कार्बन के अणुओं की। ठीक है, लेकिन इसमें इसका एक कार्बन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कार्बन का उपयोग करके मैं असीमित परमाणुओं के क्या बनाता हूँ, अणु बना सकता हूँ। यानी एक कार्बन का उपयोग करके मैं कई प्रकार के यौगिक और तत्व बना सकता हूँ। जैसे मैं आप नेक्स्ट जब टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 जब मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व, कार्बन के सबसे ज़्यादा फायदे क्या हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आने वाले लेक्चर में ही, अगले लेक्चर में मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में कि कार्बन में खास बात ऐसा क्या है कि कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। जैसे कि आप ये टेबल याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए आर्गन एक परमाणु है या 2 परमाणु। तो आर्गन और हीलियम क्या होंगे, एक परमाणु होंगे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब द्विपरमाणु हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्योंकि O2 लिखूंगा मैं, H2 लिखूंगा, N2 लिखूंगा, Cl2 लिखूंगा, मतलब ठीक है, यानी क्लोरीन का एक अणु बनाने के लिए मुझे 2 परमाणु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जो मेरा क्लोरीन है,
ये क्या है, ये सब दो परमाणु हैं। फॉस्फोरस को मैं P4 लिखता हूँ, ठीक है। याद करने का तरीका, फॉस्फोरस यानी P4, यानी फॉस्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 4 परमाणु होंगे, ठीक है। बोला ना कि फॉस्फोरस चतुर्थ परमाणु है। सल्फर के बहु परमाणु यानी कोई इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सल्फर को नॉर्मली हम लोग S6 लिखते हैं, ठीक है। यानी कार्बन सल्फर का एक अणु होगा तो उसमें उसके सल्फर के परमाणु कितने होंगे, तो 6। बहु परमाणु मतलब बहुत सारे, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसी तरह से नीचे आऊँगा तो अब धातु में कौन कौन से होंगे, तो धातु में सोडियम धातु, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर यानी तांबा, ये सभी के सभी क्या हैं, एक परमाणु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMP और ये सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये सभी के सभी क्या हैं, एक परमाणु। यानी मुझे सोडियम लिखना तो मैं Na2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ Na लिखूंगा। आयरन लिखना तो मैं तो ये नहीं लिखूंगा, Fe2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ Fe लिखूंगा। यानी कोई पूछे कि आयरन के एक अणु में कितने परमाणु होते, तो एक ही परमाणु होते हैं। कोई पूछे कि क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि मैं Cl2 लिखता हूँ। मतलब क्या होगा कि Cl2 के एक अणु में यानी क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यौगिक, ठीक है। यौगिक के अणु कैसे, अगर कोई यौगिक है जैसे कि H2O एक यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, NaCl सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक यौगिक पड़ा है, तो यौगिक के एक अणु के बारे में क्या कहा गया, तो जरूर से देख लेते हैं कि अलग अलग तत्वों के जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का क्या करते हैं, यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्या बोला है, अलग अलग तत्व, जैसे कि मान लो मैंने लिया Ca, कैल्शियम एक अलग तत्व है, यानी कैल्शियम का जो तत्व है वो कैल्शियम के परमाणु से मिलकर बना है। ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, वो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो जब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे और अनुपात में क्या होगा, जब उन्हें मिलाया जाएगा तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो यौगिक का एक अणु। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक यौगिक है, ये क्या है, एक प्रकार का ये एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु है। जैसे कि अगर मैं H2O लिखता हूँ ना, मतलब क्या है कि मैं पानी के एक अणु की बात कर रहा हूँ, पानी के एक अणु। अगर मैं यहाँ पे 2H2O लिख दूँ ना, तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पानी के 2 अणु हैं, पानी के 2 अणु हैं। तो वही कहना, उसका कहने मतलब है कि जब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, तो यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आयन। आयन क्या होता है, तो जब धातु और अधातु, जब धातु कोई तत्व ऐसा है जो धातु है, कोई तत्व ऐसा दूसरा है जो अधातु है, तो जब धातु और अधातु मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन दान करता है और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का दान और जब कोई दान कर रहा है या कोई स्वीकार करता है, तो इससे क्या होता है कि उनमें एक प्रकार की ऊर्जा आती है। अगर मैं बताऊं कि आवेशित कण या आयन के बारे में अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में कहूँ, आयन क्या है, तो किसी भी तत्व में जो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का आकर्षण बल है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ NaCl, सोडियम धन है, धातु है, क्लोरीन अधातु है। सोडियम आता है 11 नंबर पे, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि देखिए ये तो बात के 10th का टॉपिक है, लेकिन मैं किसी दिन लेक्चर लेकर बता रहा हूँ कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है वो कैसे बनती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये परमाणु मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सोडियम का परमाणु। तो पहले में तो 2 परमाणु आ जाएंगे क्योंकि 11 नंबर पे आ रहा है, तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भरेंगे, ठीक है। तीसरा जो आएगा उसमें 1 ही भरेंगे, क्योंकि 2 + 8 + 10 और 1 बचता है 11। लेकिन नियम ये होता है कि किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 8 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये क्या करेगा, इसको पूरा करने का क्या करेगा, बोले भाई 1 की मुझे उसको जरूरत चाहिए 7 की, लेकिन 7 लेगा तो उसे ऊर्जा चाहिए प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या करेगा, 1 दान कर देगा। तो जिसको 1 की जरूरत किसको होगी, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। 17 नंबर को अगर मैं भरना चाहूँ तो पहले कक्षा में 8 भरूंगा, दूसरे में 8 भरूंगा, ठीक है। कितने हो गए, 10 हो गए। अब तीसरे कक्षा में कितना है, 8 होना चाहिए। लास्ट कोई भी कक्षा हो, बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो संतुलित हो पाएगा। लेकिन इसके में होता क्या है, 7, इसे ज़रूरत होती है 1 की। तो ये क्या करता है, ये एन क्या बोलता है, भाई काम कर, तू मेरे से ले ले ताकि मैं भी खुश रहूँ, तू भी खुश रहे। तो जैसे ये 1 दे देता है, एन क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, तो क्या होगा, ये प्लस बना लेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यानी वो प्लस बना लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऋण आवेशित होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो क्या होता है कि Cl के पास और इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अब उसके पास 8 पूरे हो गए। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मकता भी ज़्यादा हो गई, इसलिए Cl के ऊपर हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यही कहानी है, Na+ और Cl लिखने के, Na के ऊपर प्लस लिखते हैं और Cl के ऊपर माइनस के लिखते हैं, यही कारण है। तो क्या होगा, आयन क्या होते हैं, तो धातु और अधातु युक्त, यानी ऐसे यौगिक जो धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं,
कणों से बने होते हैं वो क्या होते हैं, वो आवेशित कणों को, उन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो धातु और अधातु से मिलकर बनने वाले यौगिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो आवेशित कणों, ठीक है, यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। तो वो जो आवेशित कण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आयन। धातु और अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित कणों से बने होते हैं और उन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, कोई पूछे कि आयन क्या है, तो आयन एक आवेशित परमाणु का होगा, या फिर परमाणुओं क्यों, या फिर ऐसे ही बहुत सारे आवेशित परमाणु का क्या होगा, समूह को क्या कहते हैं हम लोग, आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा एक से अधिक आवेशित परमाणु का समूह होता है। ठीक है, जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। मतलब नेट का मतलब होता है कुल, यानी ऐसे परमाणुओं का समूह जिनका ऊपर जो भी आवेश है वो सभी आवेशों को अगर मैं जोड़ दूं तो उसी को मैं क्या बोलूँगा, आयन कहूँगा। ठीक है, यह ऋण आवेश और धन आवेश हो सकता है, यानी जो मेरा आयन होता है वो क्या होगा, धन आयन भी हो सकता है और ऋण आयन भी हो सकता है। जैसे Na+ है तो वो धन आयन हो गया, Cl- है तो वो ऋण आयन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि और क्या कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए Na+ और Cl- की मैं बात करूं, ठीक है, ऋण आवेशित आयन को क्या कहेंगे, ऋण आयन, और धन आवेशित आयन को क्या कहेंगे, धन आयन। ठीक है, धन आवेशित आयन को कहेंगे धन आयन। उदाहरण के लिए सोडियम, जो मैंने बताया Na+ Cl- होगा, इसमें धनात्मक सोडियम आयन होगा क्योंकि Na के ऊपर क्या है, प्लस है ना, तो जिसके ऊपर प्लस हो यानी वो धन आयन, जिसके ऊपर माइनस है वो ऋण आयन। ठीक है, ऋणात्मक क्या होगा, तो क्लोराइड का जो आयन होगा वो क्या होगा, ऋण आयन, संघटक के रूप में विद्यमान, मतलब होता है उपस्थित होता है। परमाणुओं के जिस समूह, ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा रखिएगा, परमाणुओं के जिस समूह, यानी परमाणु का ऐसा समूह जिसके ऊपर क्या हो, कुल आवेश विद्यमान, यानी मेरे पास परमाणु का, जैसे मान लो बहुत सारे परमाणु हैं, उनका एक समूह है, तो अगर मान लो मेरे पास प्लस प्लस वाले हैं, ठीक है, सभी प्लस वाले, तो इन प्लस 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 अगर मैं सभी प्लस को जोड़ दूँ तो मेरे पास एक फाइनल एक प्लस आएगा, यानी उनका एक अंत में एक कीमत आएगी, और वो भी क्योंकि सभी धन है तो सीधी सी बात है उत्तर भी क्या धन है। तो यानी ऐसे परमाणु का समूह परमाणुओं का समूह जिन पर क्या हो, नेट आवेश विद्यमान है, यानी परमाणु का ऐसा समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान है यानी उपस्थित हो, ऐसे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, दो परिभाषा हमें याद थी, एक तो थी परमाणुकता, दूसरी है बहुपरमाणु आयन। परमाणुकता में क्या था कि किसी भी अणु को बनाने में प्रयुक्त यानी उपयोग में आने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। बहुपरमाणु क्या है की परिभाषा बोलती है कि परमाणु का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो, उससे हम लोग कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, और लाइक अगर आपको पसंद आता तो कीजिए, नहीं आता तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।